नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड थर्ड ईयर के लिए विश्व का प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसका ये 99वां भाग है। विश्व के प्रादेशिक भूगोल में हम फ्रांस का प्रादेशिक अध्ययन कर रहे हैं। फ्रांस के प्रादेशिक अध्ययन में हमने पिछली क्लास में फ्रांस की जो जलवायु है उसके बारे में पढ़ा था। फ्रांस के जो जलवायु प्रदेश हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। आगे आता है फ्रांस की प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति यानी नेचुरल वेजिटेशन। प्राकृतिक वनस्पति एक ऐसा कारक है जिसके ऊपर किसी भी प्रदेश की जलवायु है, वहाँ की मिट्टियाँ हैं, जो भौतिक दशाएं हैं, इनका प्रभाव हमें परिलक्षित होता है। किसी भी प्रदेश की जलवायु को हमें समझना है तो वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति के आधार पर हम जलवायु को समझ सकते हैं। किस प्रकार की वनस्पति है, जैसे कि कंटीली झाड़ियाँ या जो देखने को मिलती हैं, तो वहाँ पर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय या यहाँ पर मरुस्थलीय जलवायु है वो देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से प्राकृतिक जो वनस्पति है वो जलवायु, वहाँ की मृदा के उपजाऊपन, मृदा की प्रकृति आदि सभी प्रकार के जो तत्व हैं उनको एक प्रकार से प्रदर्शित करती है, उनसे प्रभावित होती है, उसका प्रभाव इसके ऊपर देखने को मिलता है। इसलिए इसके माध्यम से हम वहाँ की जलवायु और भौतिक दशाओं को समझ सकते हैं। फ्रांस की प्राकृतिक वनस्पति की बात करें तो फ्रांस के लगभग 25% भाग पर, यानी इसके कुल क्षेत्रफल का जो 25% भूभाग है उसके ऊपर क्या है, वन विस्तार पाया जाता है। वनों का विस्तार 25% भूभाग पर वनों का विस्तार है वो देखने को मिलता है। तो प्राकृतिक वनस्पति में कौन कौन से यहाँ पर वन घास क्षेत्र पाए जाते हैं। वन अधिकतर यहाँ की जो जलवायु है उसके आधार पर अलग अलग प्रकार के वन हैं। जैसे कि हमने देखा फ्रांस में जलवायु जो हमने पढ़ी, जैसे कि भूमध्य सागरीय जलवायु है या शीतोष्ण प्रकार की जलवायु, उष्ण प्रकार की जलवायु है, तो उसी प्रकार उसी के आधार के ऊपर यहाँ पर वनों के भी भिन्न भिन्न प्रकार देखने को मिलते हैं। अब जैसे यहाँ के 25% भूभाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है, तो इसमें कई भांति के, अब ज़्यादातर वन हैं वो जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, जैसे कि अधिकतर पूर्वी भाग है या जो दक्षिणी पूर्वी भाग है, पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। क्योंकि मैदानी भाग में कृषि भूमि का विस्तार ज़्यादा पाया जाता है, तो वनों को एक प्रकार से साफ कर दिया जाता है। तो यहाँ का जो पेरेनीज वाला जो पर्वतीय क्षेत्र है या आल्पस वाले जो पर्वतीय क्षेत्र हैं या दक्षिणी भाग में कह सकते हैं, दक्षिणी पूर्वी भाग में कह सकते हैं, वहाँ पर वनों का विस्तार है वो फ्रांस में ज़्यादा देखने को मिलता है। अब जलवायु की भिन्नता के कारण कई प्रकार की वनस्पति यानी कई प्रकार के वन वृक्ष हैं वो इनमें देखने को मिलते हैं। अब देखें कौन कौन से वन पाए जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन प्रदेश। नंबर 1 शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन प्रदेश। शीतोष्ण कटिबंध में जिन कोणधारी वनों का विस्तार पाया जाता है, विशेषतः हम ये कह सकते हैं कि आल्पस पर्वत या पेरेनीज पर्वत वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर इस प्रकार की वनस्पति है वो देखने को मिलती है। तो आल्पस पर्वत के उच्चवर्ती भागों में इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? आल्पस पर्वत के उच्चवर्ती भागों में। आल्पस पर्वत के उच्च भाग जो हैं, आल्पस पर्वत के उच्चवर्ती भाग जो है, वहां पर इस प्रकार के वन मिलते हैं। कौन से? कोणधारी वन मिलते हैं।
जैसे कि हम शीत जलवायु की बात करें, शीतोष्ण जलवायु की बात करें, तो यहाँ पर जो वन होते हैं वो कोणधारी होते हैं। कोणधारी यानी जो वृक्ष हैं वो इस प्रकार से, इस प्रकार के जो वृक्ष हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं, कोणधारी वन जो होते हैं उनमें। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, कोणधारी वन इनको कहा जाता है। वितान पतला होता है और नीचे का जो भाग है वो क्या है, चौड़ा होता है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, कोणधारी वन। अब यहाँ पर जो वृक्ष मिलते हैं कोणधारी वनों में सामान्यतः हम जैसे पाइन है, स्प्रूस है, लार्च है, इसके अलावा बर्च है, सिल्वर है, पाइन, स्प्रूस, लार्च, बर्च, ये जो वृक्ष हैं वो ज़्यादातर इन वनों में देखने को मिलते हैं। और यहाँ भी पाइन, स्प्रूस, लार्च, बर्च और सिल्वर फर, ये जो वृक्ष हैं ये भी फ्रांस के उच्चवर्ती भागों में देखने को मिलते हैं। सिल्वर फर, तो ये वृक्ष कहाँ पर मिलते हैं, आल्प्स पर्वत के उच्चवर्ती भागों में। आल्प्स पर्वत का विस्तार फ्रांस का जो विशेषतः दक्षिणी पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग जो है वहाँ पर आल्प्स पर्वत का विस्तार है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये वनस्पतियाँ हैं वो ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। कौन सी, शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन प्रदेश जो है वो आल्प्स पर्वत वाला क्षेत्र है, जहाँ पर पाइन, स्प्रूस, लार्च, बर्च, सिल्वर फर आदि वृक्ष प्रजातियाँ जो है उनके वृक्ष देखने को मिलते हैं। और इन वृक्षों की जो लकड़ियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं, कोमल, कोमल लकड़ी वाले वृक्ष। ये कैसे वृक्ष हैं, कोमल लकड़ी वाले ये वृक्ष हैं। तो यहाँ पर ये मुख्य मुख्य पेड़ हो गए, पाइन, स्प्रूस, लार्च, बर्च, सिल्वर फर और कोमल लकड़ी के वन, या हम ये कह सकते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय कोमल लकड़ी वाले वन प्रदेश, या कह सकते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन प्रदेश। तो एक तो ये हो गया जो उच्च पर्वतीय प्रदेश हैं, आल्प्स पर्वत के, वहाँ पर माउंट ब्लॉन्क वाला जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। इसके बाद में दूसरा जो जलवायु प्रदेश आता है, दूसरा जलवायु प्रदेश है चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ वन प्रदेश। चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ वन प्रदेश। जहां भी पतझड़ वन की बात आई, वृक्ष में जो वृक्ष हैं इन वनों के वो वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां हैं वो पूर्णतः गिरा देते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, पतझड़ वन इनको कहा जाता है। उत्तरी और मध्यवर्ती जो फ्रांस है, उत्तरी फ्रांस में, उत्तरी एवं मध्यवर्ती फ्रांस, उत्तरी फ्रांस में इस प्रकार के वन देखने को मिलते हैं। मध्यवर्ती पठारी भाग वाला जो क्षेत्र है उसमें इस प्रकार के वन हैं वो देखने को मिलते हैं। तो उत्तरी एवं मध्यवर्ती फ्रांस में इस प्रकार के वन हैं वो देखने को मिलते हैं, यानी इसमें चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष उगते हैं जो ग्रीष्म ऋतु में नमी की कमी के कारण अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, जो कि ग्रीष्म ऋतु में नमी की कमी के कारण अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। कब गिराते हैं, ग्रीष्म ऋतु में। नमी की कमी के कारण। तो उत्तरी एवं मध्यवर्ती फ्रांस में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं जो ग्रीष्म ऋतु में नमी की कमी के कारण क्या होते हैं, अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। तो इस प्रकार के वन कहाँ पर पाए जाते हैं, उत्तरी एवं मध्यवर्ती फ्रांस में ये वन देखने को मिलते हैं। अब इनमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, अब इनमें विशेषतः एस देवदार या ओक जिसको कह सकते हैं, एस देवदार के जो वृक्ष हैं वो विशेषता। इसके अलावा पॉपुलर के जो वृक्ष हैं वो भी देखने को मिलते हैं, एल्म, बीच, पॉपुलर, एल्म, बीच और पॉपुलर। ये जो वृक्ष हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं, एस देवदार या ओक, एल्म, बीच, पॉपुलर।
ये वृक्ष कहाँ पर पाए जाते हैं? ये चौड़ी पत्ती वाले पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, और ये कौन सी जलवायु में पाए जा रहे हैं? जहाँ पर ग्रीष्म ऋतु स्पष्ट होती है। तो उत्तरी फ्रांस एवं मध्यवर्ती फ्रांस में इस प्रकार के वन है वो देखने को मिलती हैं। और ये ग्रीष्म ऋतु में नमी की कमी जब होती है तो ये अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। वृक्षों में देवदार, एस, एल्म, बीज पॉपुलर प्रमुख वृक्ष हैं। तो ये दूसरे प्रकार के वन हो गए, यानी चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ वन प्रदेश में ये आ जाते हैं। उसके बाद में तीसरी जो जलवायु के हिसाब से देखें तो एक मुख्य प्रकार जलवायु का स्पेन वाला जो भाग है या दक्षिणी भाग है, वहाँ पर एक विशेष प्रकार फ्रांस में जलवायु पाई जाती है, जो किस नाम से जानी जाती है? जो कि भूमध्य सागरीय, CS टाइप भूमध्य सागरीय जलवायु जिसको कहते हैं। तो उसमें जो वन पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहा जाएगा भूमध्य सागरीय वन प्रदेश। नंबर 3, भूमध्य सागरीय वन प्रदेश। भूमध्य सागरीय वन प्रदेश जो है, अब दक्षिणी फ्रांस में, जैसे कि मैंने पहले बताया, स्पेन वाला जो भाग है, भूमध्य सागर, स्पेन, दक्षिणी फ्रांस, तो दक्षिणी फ्रांस में इस प्रकार के वन हैं वो देखने को मिलते हैं। दक्षिणी फ्रांस में जहां पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है वहां पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु की कुछ विशेषताएं हैं। सामान्य विशेषता क्या है कि भूमध्य सागरीय जलवायु जो है वहां पर पछुआ हवाओं के कारण वर्षा कब होती है? शीत ऋतु में वर्षा। शीत ऋतु में वर्षा। अब भूमध्य सागरीय जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि शीत ऋतु में वर्षा होगी और यहां पर ग्रीष्म ऋतु क्या रहेगी? ग्रीष्म ऋतु रहती है यहां पर शुष्क। तो शीत ऋतु में वर्षा होती है, ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहती है। तो वनस्पति भी यहाँ पर एक विशेष प्रकार की पाई जाएगी। जैसे कि हमने चौड़ी पत्ती वाले वनों के बारे में पढ़ा, चौड़ी पत्ती वाले वन जहाँ पर पाए जाते हैं वो ग्रीष्म ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं नमी के कारण, नमी की कमी के कारण। लेकिन यहाँ पर शीत ऋतु में वर्षा हो रही है, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है वो चौड़ी पत्ती वाले वन जो हैं उनकी तुलना में भिन्न पाई जाती है। तो दक्षिणी फ्रांस में जहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है वहाँ पर कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं? भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेशों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। इसके कारण ग्रीष्म ऋतु को सहन करने वाली जो वनस्पति है वो यहाँ पर पाई जाती है, यानी ग्रीष्मकालीन जो शुष्कता होती है उसको सहन करने वाली वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। तो यहाँ पर विशिष्ट प्रकार की वनस्पतियाँ कौन सी होती हैं? इस प्रकार की वनस्पतियाँ जिनकी पत्तियाँ छोटी मोटी होती हैं, जिनकी जड़ें हैं वो गहरी होती हैं, तना है वो गुद्देदार होता है। कांटेदार वनस्पतियाँ भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो पत्ते छोटे एवं मोटे, उसके अलावा तने मोटे एवं गुद्देदार, और जड़ें क्या होती हैं? लंबी होती हैं, क्योंकि ग्रीष्म काल में जीवित रहने के लिए शुष्कता को सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। तो जैसे कि मरुस्थलीय भागों की वनस्पति की हम बात करें तो मरुस्थलीय भागों में जो वनस्पतियां पाई जाती हैं उनमें क्या होता है? उनकी जो पत्तियां हैं वो छोटी होती हैं, कांटेदार होते हैं वो। इसके अलावा उनके जो जड़ें हैं वो गहरी होती हैं, तना है वो गूदेदार होता है, ताकि जो गर्मी होती है उसकी शुष्कता जो होती है उसको सहन कर सकें। तो यहाँ भी उसी प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं जिनके पत्ते छोटे मोटे एवं तने मोटे एवं गुद्देदार होते हैं। इसके अलावा जड़ें उनकी लंबी होती है। इससे क्या होता है? वाष्पीकरण कम होता है। इससे क्या होता है? वाष्पीकरण कम होगा, यानी पौधे में नमी की मात्रा है वो लगातार बनी रहती है, जिसके कारण वो शुष्कता को सहन कर सकता है। तो यहाँ पर जो पेड़ पाए जाते हैं इनकी जड़ें भी क्या होंगी? गहराई तक फैली होंगी। अब जब जड़ें ज़्यादा गहराई में होंगी तो आंतरिक भाग से वो क्या है? नमी को आसानी से प्राप्त कर सकेंगी। पाइन है, ओक, जैतून, इसके अलावा कार्क, पाइन, ओक, जैतून, कार्क, ये जो वृक्ष हैं वो यहाँ के प्रमुख वृक्षों में आते हैं। भूमध्य सागरीय वन प्रदेश के ये क्या हैं? प्रमुख वृक्ष हैं। तो ये जो वृक्ष हैं ये पाए जाते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्र में। अब भूमध्य सागरीय जलवायु की जैसे कि हम कृषि पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी क्या है?
देखते हैं कि भूमध्य सागरीय जो जलवायु है वहाँ पर विशिष्ट प्रकार की कृषि, विशेषतः खट्टे फलों की कृषि वहाँ पर की जाती है। तो खट्टे फल वाले जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जैसे अंगूर है, संतरा है, किन्नू है, या इसके अलावा जैतून वगैरह, ये जो हमने देखे वृक्ष, ओक, कॉर्क, ये भी यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा ये जो वृक्ष हैं, इनके अलावा यहाँ पर कई प्रकार के झाड़ीदार पौधे भी उगते हैं, झाड़ीदार पौधे भी यहाँ पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ भूमध्य सागरीय जलवायु के विशिष्ट वृक्ष हैं जिनके बारे में हमने देखा। अब भूमध्य सागरीय वन प्रदेश में ये पाए जाते हैं। तो ये 3 प्रदेश हो गए फ्रांस के वन प्रदेश, जिसमें एक तो शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन प्रदेश, उसके बाद में दूसरा चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ वन प्रदेश, और तीसरा जो है, अब पहले जो वन प्रदेश हैं वो आल्प्स पर्वत वाले भाग में पाए जाते हैं, दूसरा है वो उत्तरी फ्रांस एवं मध्यवर्ती फ्रांस में पाया जाता है। इसके बाद में दक्षिणी फ्रांस में कौन से वन पाए जाते हैं? भूमध्य सागरीय वन प्रदेश पाए जाते हैं। प्रमुख जो वृक्ष हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के जो वन हैं वो फ्रांस में देखने को मिलते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे फ्रांस की मिट्टियों के बारे में। अब जैसे जलवायविक भिन्नता है, जैसे वनस्पति की भिन्नता है, उसी प्रकार से फ्रांस में मृदा संबंधी भिन्नता भी देखने को मिलती है। तो आगे है फ्रांस की मिट्टी। फ्रांस की मिट्टी के बारे में, फ्रांस के विभिन्न भागों में भी मिट्टियों में भिन्नता देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी भी पाई जाती है, पोर्टजोलिक मिट्टियाँ भी पाई जाती हैं। इसके अलावा पर्वतीय मिट्टियाँ हैं, रेंडजिना टाइप की मिट्टियाँ हैं, या टेरारोसा प्रकार की जो मिट्टियाँ हैं, यानी सभी प्रकार की जो मिट्टियाँ विशेषतः जो मैंने नाम बताए हैं वो इसमें देखने को मिलती हैं। जैसे जलोढ़, पोर्टजोलिक, इसके अलावा पर्वतीय मिट्टियाँ, जैसे कि आल्प्स पेरेनीज वाले भाग में पर्वतीय मिट्टियाँ देखने को मिलेंगी। जहाँ पर चूना प्रदेश हैं वहाँ पर 2 प्रकार की मिट्टियाँ, एक तो रेंडजिना प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो टेरारोसा प्रकार की मिट्टी है जो कि चूना प्रदेश में पाई जाती है, तो वो मिट्टियाँ भी यहाँ देखने को मिलती हैं। तो प्रमुख मिट्टियाँ कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हम देखते हैं जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जैसा कि हम जानते हैं कहाँ पर पाई जाती है? नदी प्रवाह या नदी अपवाह तंत्र वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर इस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। अब जलोढ़ मिट्टियों का विस्तार है वो उत्तरी एवं पश्चिमी फ्रांस में, जैसे कि यहाँ की नदियाँ जो हमने पढ़ी, जैसे सीन नदी है, गेरेन है, तो ये जो नदियों के जो भाग हैं वहाँ पर इस प्रकार की जो मिट्टियाँ हैं वो देखने को मिलती हैं। जैसे कि लायर नदी है, सीन नदी है, गेरन नदी है, उनके प्रदेशों में तो 3 जो नदी प्रदेश हैं, लायर, सीन और गेरन, ये जो नदियां हैं, इन नदियों के जो अपवाह वाले भाग हैं या अपवाह क्षेत्र जो हैं गैरोन, तो इनमें कौन सी मिट्टियां पाई जाती हैं? जलोढ़ मिट्टियां पाई जाती हैं। कि जैसा कि हम जानते हैं जलोढ़ मिट्टियां हैं वो नदियों के द्वारा जो मलबा बहाकर लाया जाता है उनके निक्षेप से जिन मिट्टियों का निर्माण होता है वो मिट्टियाँ कौन सी कहलाती हैं? जलोढ़ मिट्टियाँ कहलाती हैं। यानी नदी के अपवाह क्षेत्र वाले जो भाग हैं जहाँ पर नदी के जल का प्रवाह होता है, जहाँ तक नदी का जल पहुँचता है, उन क्षेत्रों में जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं वो जलोढ़ मिट्टियाँ पाई जाती हैं। एलुवियल सॉइल वहाँ पर पाई जाती हैं। तो जलोढ़ मिट्टियाँ जापान के उत्तरी एवं पश्चिमी फ्रांस के उत्तरी एवं पश्चिमी जो भाग हैं वहाँ पर विस्तृत भूभाग में पाई जाती हैं। कहाँ पर? उत्तरी एवं पश्चिमी भाग में। तो विशेषतः ये जो पूरा क्षेत्र है यहाँ पर उत्तरी एवं पश्चिमी भाग जो है वहाँ पर ज़्यादातर कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं? फ्रांस में यहाँ पर जलोढ़ मिट्टियाँ देखने को मिलती हैं। विशेषतः ये जो 3 नदियाँ मैंने आपको बताई, जैसे सीन नदी है जो कि इंग्लिश चैनल वाली सीन नदी है, इसके अलावा जो लायर नदी है और गैरोन नदी है, इनके जो अपवाह तंत्र हैं यानी इनकी जो घाटियों या डेल्टाई भागों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तीनों नदियों के घाटियों एवं डेल्टाई
प्रदेश में। तो ये नदियां हैं, इनकी घाटियों में और इनके डेल्टाई प्रदेशों में कौन सी मिट्टियां देखने को मिलती हैं? जलोढ़ प्रकार की जो मिट्टियां हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो ये तो 3 नदियां हैं, इनकी घाटी प्रदेश जैसे कि सीन नदी का है, लायर नदी, गैरोन नदी जो कि दक्षिणतम नदी है फ्रांस की, ये बिस्के की खाड़ी में गिरती है इधर। तो इन प्रदेशों में कौन सी मिट्टियां पाई जाती हैं? जलोढ़ मिट्टियां देखने को मिलती हैं। अब ये मिट्टियां अपेक्षाकृत क्या है? उपजाऊ होती हैं। अब जलोढ़ मिट्टी की जो गहराई है, डेल्टाई भाग है, वहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलती हैं, इससे ऊपर के जो भाग है उनमें थोड़ी कम है। अब ये उपजाऊ मिट्टियाँ होती हैं क्योंकि इनमें खनिज तत्वों के साथ साथ, क्योंकि नदियां हैं वो पर्वतीय भागों से अपरदित करके खनिज तत्व हैं, उनके साथ साथ में कुछ जैविक तत्व भी पाए जाते हैं। तो इसके कारण ये मिट्टियां कैसी होती हैं? जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ होती हैं। तो ये जो मिट्टियां हैं जो कि सीन, लायर और गैरोन नदी के घाटी प्रदेशों में, डेल्टाई प्रदेशों में पाई जाती हैं, वो किस प्रकार की मिट्टियां हैं? जलोढ़ मिट्टियां हैं जो कि उपजाऊ है, जो कि कृषि की दृष्टि से क्या होती हैं? उत्तम प्रकार की मिट्टियां मानी जाती हैं। तो ये हमने एक पहला प्रकार मिट्टियों का पढ़ा। उसके बाद में जो अन्य प्रकार की मिट्टियां जैसे पोर्टजोलिक हैं या पर्वतीय मिट्टियां हैं या रेडजीना है या इसके अलावा जो टेरारोसा जो प्रकार की मिट्टियां हैं उनके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।